और ये सोशल डेमोक्रेसी को लेकर भी बाबा साहब ने कहा कि सोशल डेमोक्रेसी अगर नहीं आती तब तक इस देश में जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जिसके 3 पिलर हैं, लेजिस्लेचर, एजुकेटिव और तीसरा जुडिशरी, चौथा तो जबरदस्ती हमारे सामने थोप दिया गया कि मीडिया चौथा पिलर है। चौथा पिलर नहीं है कहीं पे भी। तो बाबा साहब ने कहा कि जो सरकार है वो तभी अच्छे रिजल्ट दे सकती है जब समाज में सोशल डेमोक्रेसी होगी। समाज की संरचना अगर प्रजातांत्रिक तरीके से की गई है, अगर समाज के अंदर इक्वलिटी की बेस और सोशल सिस्टम काम करता है, तभी हम देश में सोशल डेमोक्रेसी के आधार पर जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उससे हम अच्छे रिजल्ट की कामना कर सकते हैं। उससे बहुत वाकिफ है। तो संविधान ने हमें सभी नागरिकों को समता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय प्राप्त करने का अधिकार दिया है। और इस संसदीय प्रणाली में अभी समाज में जो जातीय क्रमिक गैर बराबरी अभी भी जारी है, इस जातिगत संरचना का प्रभाव न्यायपालिका पर न हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर न्यायपालिका की नियुक्ति में भी उसका असर, न्यायपालिका में ये वामन उच्च वर्णियों का वर्चस्व है, इसका असर कैसा होता है। तो न्यायपालिका में जो नियुक्तियां हैं, न्यायिक व्यवहार है, न्यायिक निर्णय है, इसमें असर होते हुए दिखाई देता है। अपने भारत के स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, तब भारतीय संविधान में न्याय यानी सामाजिक न्याय, जो समान न्याय की बात की है, समान न्याय का विचार है। तो यह समान न्याय, यह सामाजिक जो स्तरीकृत व्यवस्था है और वो उच्च वर्णियों का जातिवादी समाज व्यवस्था का वर्चस्व है, इससे बहुत बुरा असर दिखाई देता है। मन की व्यवस्था के तहत यह समाज गवर्न होता था। हम लोग धार्मिक रहे। हमारे लिए कहा गया मनुस्मृति के सूक्त 11 श्लोक 133 में माजारिन कुलो हत्वा चासम मंडूक मेवचा स्वांगो धौलू काकश्च शूद्र हत्या प्रथम चरित, यानी बिल्ली, नेवले, नीलकंठ पंछी, मेंढक, कुत्ते को, उल्लू और कौवा की हत्या जैसा जो है हत्या प्रायश्चित होता है, ऐसा ही इस देश के कमेरे बहुजन आर्जक समाज की हत्या का प्रायश्चित का विधान मनुस्मृति के विधान में था। और दूसरी तरफ कि वृक्ष कबौ नहीं फल भखे नदीन संचय नीर, परमार्थ के कार्य ने साधु ने धरा शरीर, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी करत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। और साथ ही अब जो हमारा ये सत्र है कि भारतीय न्यायपालिका को प्रभावित करती जातिवादी सामाजिक व्यवस्था, अब इस विषय की प्रस्तावना के लिए हमारे बीच वामसेफ महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय सदावर्ते जी, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आवें और इस विषय की प्रस्तावना रखें। सदावर्ते जी। तो न्यायपालिका और न्यायपालिका को प्रभावित करती जातिवादी सामाजिक व्यवस्था, ये जो विषय है, इस
विषय के बारे में जब हमारी सीसी की मीटिंग हुई थी तब इस पर बहुत गहन चर्चा की गई और चर्चा के बाद इस विषय को एक इस प्रकार का स्वरूप दिया गया कि न्यायपालिका के बारे में आप सभी समाज में किस प्रकार से बामसेप का रवैया है, बामसेप किस प्रकार से न्यायपालिका की सोच को समाज में सच्चाई प्रस्तुत करना चाहती है। तो बामसेप ने इस विषय को गंभीरता से लिया और न्यायपालिका के बारे में अभी बहुत सारे प्रश्न भी हमारे समाज में फिलहाल उठे हैं। बहुत प्रतिक्रिया भी उसमें समाज ने दी है, लोगों ने दिए हैं, राजनेताओं ने भी दी है और समाज के हर एक व्यक्ति ने इस पर कुछ ना कुछ अपना बोलना चाहा है, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो। इस पर अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया आई है। कल भी कोर्ट के बारे में, न्यायपालिका के बारे में कुछ सत्रों में इसका उल्लेख भी हुआ है। तो भारत की न्यायपालिका हमारे संविधान के अनुसार स्वतंत्र है और इस स्वतंत्रता को लेकर भी उस न्यायपालिका में किस प्रकार के प्रभाव अभी भी हमारा समाज देख रहा है। सभी लोग उससे बहुत वाकिफ है। तो संविधान ने हमें सभी नागरिकों को समता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय प्राप्त करने का अधिकार दिया है और इस संसदीय प्रणाली में अभी समाज में जो जातीय क्रमिक गैर बराबरी अभी भी जारी है, इस जातिगत संरचना का प्रभाव न्यायपालिका पर न हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि सभी न्यायपालिका में काम करने वाले लोग जो है इसी समाज से आते हैं और जो कि उसको निष्पक्ष मानने के पक्ष में संविधान ने अपने मत यहां पर दिए हैं। फिर भी समाज की जो मानसिकता है, समाज की जो सोच है, वह इस न्यायपालिका को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसके बारे में मैं एक दो चार मुद्दों को यहां पर आपके सामने रखना चाहूंगा और मेरा प्रस्ताव यहां पर समाप्त करूंगा। तो स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के बाद न्यायपालिका की जो भूमिका है, किस प्रकार से जातिगत धार्मिक मानसिकता से ग्रस्त है, उसका तो एक थोड़ा सा विवेचन मैंने यहां पर किया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत हमें जो अधिकार मिले हैं, तो सबके लिए समान न्याय देने की बात उसमें की है। परंतु आदर्श स्थिति जो है हमारी, वो अलग है और वास्तविकता अलग है। तो सामाजिक वास्तविकता में बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है। यह अंतर जातिगत मानसिकता व्यवस्था और जातिगत धार्मिक मानसिकता के कारण उत्पन्न हुआ है और यह भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अभी 5000 वर्ष से हमारे समाज में जिस प्रकार से जातिगत व्यवहार हमारे समाज में होते हैं, उसके बारे में आप सभी जानते हैं और हम सब इसका अनुभव भी ले रहे हैं। तो भारतीय न्यायपालिका को अभी दुनिया में संविधान के माध्यम से बहुत अच्छा माना जाता है। फिर भी वास्तविकता जो है इसके बहुत विपरीत है। न्यायपालिका के जो अनुच्छेद है
वह है 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय, इनको स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। वे अपना जो भी न्यायदान का कार्य करते हैं उसमें उसे स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। फिर भी हम जब देखते हैं कि हमारे न्यायालयों में, खासकर उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो एक कॉलेजियम के माध्यम से की जाती है, और इस कॉलेजियम में बहुत बार अनेक सवाल भी उठते हैं। बहुत लोगों की मांग भी है कि किसी चयन की परीक्षा के माध्यम से हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। इस प्रकार से समाज में बहुत बार मांग भी की जाती है, परंतु अभी तक इसे कोई संसद या कहीं राजनेताओं ने उठाने की बात नहीं की है। अभी प्राप्त माहिती के अनुसार 2024 तक हमारे सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीशों में से केवल 3 दलित और 1 आदिवासी न्यायाधीश का अभी हमें यहां पर संख्या मिलती है, और सभी बाकी जो न्यायाधीश है मुख्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति से आते हैं। तो वर्तमान जो कॉलेजियम प्रणाली है इसमें इसकी नियुक्ति हो जाती है। बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि हमारे देश के जो प्रमुख 10 ऐसे घराने हैं जिनसे इस न्यायाधीशों की नियुक्ति होती हुई हमें मालूम लगती है। आज के न्यायाधीश जो पहले थे, माननीय गवई साहब के पहले के चंद्रचूड़, उनके पिताजी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, आप सभी जानते हैं। उसके पहले जो जो न्यायाधीश हुए हैं उनके कोई ना कोई रिश्तेदार या परिवार के सदस्य भी इन सर्वोच्च न्यायालयों में रहे हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि देश के ऐसे कुछ घराने हैं जो कि न्यायपालिका में उनका प्रभुत्व अभी भी दिखाई देता है हमें। तो इन सभी आंकड़ों से या सभी जानकारी से हमें यह मालूम होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिस पर बार बार सर्वोच्च न्यायालय में या हाईकोर्ट में उनके लोगों की नियुक्ति यहां पर होती है। तो आगे जब हम न्यायपालिका के फैसले के बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो 2018 में माफ कीजिए, एक इसके पहले भी फैसला था 1992 का इंदिरा साहनी का फैसला था। बहुत बार इसका जिक्र हुआ है, बहुत इसमें ये भी हुआ है। तो इसके बारे में सब जानकारी आप सभी को है। और आज का जो विषय है, यह विषय जो आखिरी विषय है, भारतीय न्यायपालिका को प्रभावित करती जातिवादी समाज व्यवस्था। यहाँ जातिवादी समाज व्यवस्था, न्यायपालिका, थोड़ा सा मैं जातिवादी समाज व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बामसेट, जो कि हम यह समाज व्यवस्था को पढ़ाकर समाज व्यवस्था में सुधार, समाज व्यवस्था में परिवर्तन लाने की बात करते हैं। यह अपनी भारतीय समाज व्यवस्था जो कि वर्णाश्रम व्यवस्था है, जो 4 वर्ण दिए, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और यह स्तरीकृत समाज व्यवस्था है जो ब्राह्मण उच्च है और उनको सभी अधिकार है। यह 4 वर्ण के अलावा एक 5वां वर्ण भी है जो यह समाज व्यवस्था के 4 वर्णों में नहीं आता, वो अतिशूद्र है। और यह 4 या 5 वर्ण में अनेकों जातियां हैं, और यह जातियां सभी जातियों पर जो वर्चस्व है, फिर सभी क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र से लेके सभी क्षेत्रों में, न्यायपालिका में भी जो वर्चस्व है वो ब्राह्मणों का वर्चस्व है, उसका असर दिखता है। और यह समाज व्यवस्था में जो उनका वर्चस्व है, इसका समाज व्यवस्था में जो उच्च स्थान पर है, इसका वर्चस्व कहां कहां दिखाई देगा अपने को। ये वर्चस्व है, यह सभी न्यायपालिका में
फिर न्यायपालिका की नियुक्ति में भी उसका असर, न्यायपालिका में ये उच्च वर्णियों का वर्चस्व है, इसका असर कैसा होता है। तो न्यायपालिका में जो नियुक्तियां हैं, न्यायिक व्यवहार है, न्यायिक निर्णय है, इसमें असर होते हुए दिखाई देता है। अपने भारत के स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, तब भारतीय संविधान में न्याय यानी सामाजिक न्याय, जो समान न्याय की बात की है, समान न्याय का विचार है, तो यह समान न्याय, यह सामाजिक जो स्तरीकृत व्यवस्था है और वो उच्च वर्णियों का जातिवादी समाज व्यवस्था का वर्चस्व है, इससे बहुत बुरा असर दिखाई देता है। तो न्यायालयों में नियुक्तियां होती है, वो न्यायाधीशों की नियुक्तियां कैसी होती है, तो कॉलेजियम से होती है। कॉलेजियम सिस्टम क्या अपने संविधान में है क्या? ना ही संविधान में है। यह कॉलेजियम सिस्टम ना ही सदन में कोई कानून पास करके तैयार की गई इकाई है। यह कॉलेजियम सिस्टम न्यायाधीशों ने, यानी जो उच्च वर्णीय है, पूर्वग्रह दूषित है, उन्होंने अपने हिसाब से समय समय पर वो तैयार की गई है। यह व्यवस्था जो कॉलेजियम व्यवस्था है, यह कॉलेजियम व्यवस्था क्या करती है? कॉलेजियम व्यवस्था करती है। और कॉलेजियम में कौन है? कॉलेजियम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसके जो सीनियर न्यायाधीश हैं 4 यह साथी, यहां पांचों का मिलकर जो कॉलेजियम बनता है सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्ति के लिए, चयन के लिए, संयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम गठित होता है, ये कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अपने उच्च न्यायालय में भी कॉलेजियम से ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। वो कैसी होती है? तो वहां भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 2 उसके सहकारी अन्य न्यायाधीश मिलकर कॉलेजियम तैयार होता है। और ये नियुक्त यानी निश्चित करते हैं कि ये न्यायाधीश, और वो कहा जाता है राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। इस तरह ये कॉलेजियम प्रोसेस है और इससे न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती है। तो यहां शुरू से लेके न्यायाधीश उच्च वर्णीय आए हैं, वो किसकी नियुक्ति करेंगे? अपने परिवार से, अपने आसपास के परिचितों की नियुक्ति वो करेंगे कॉलेजियम से, और वही न्यायाधीशों में न्यायालय में न्यायाधीश बन के जाते हैं। और इसी का असर फिर न्यायालयीन निर्णयों पर, न्यायालयीन व्यवहारों पर होता है। इसमें 2011 में जो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है, यह राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का अभ्यास, उसका अवलोकन है। वो कहते हैं कि 2011 का अवलोकन है, वो आयोग कहता है कि 2011 तक, यानी 2011 6 दशक हो चुके हैं संविधान लागू होने से, और यह न्यायालयीन व्यवस्था में अपने भारत में, अपने देश में जो 21 उच्च न्यायालय है, वो 21 उच्च न्यायालयों में 850 जो उच्च न्यायालय के यानी न्यायाधीश है, उसमें से केवल 24 न्यायाधीश है जो SC/ST से जाते हैं, यानी अनुसूचित जाति जमाती से जाते हैं। यानी इसका प्रतिशत कितना होगा? केवल 2.8% उनका प्रतिनिधित्व होता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में वही पोजीशन है। सर्वोच्च न्यायालय में वो 6 दशक में 33 न्यायाधीश हुए हैं। वो 33 न्यायाधीशों में एक भी SC/ST का नहीं है। उच्च न्यायालयों में जो 21 न्यायालय बताए हैं उच्च न्यायालय, वो 21 उच्च न्यायालयों में जो 21 उच्च न्यायालयों में से जो 14 उच्च न्यायालय है, उसमें भी एक भी SC/ST का न्यायाधीश नहीं है। यह पोजीशन है। फिर
यह तो चिंता का विषय है कि भी समान न्याय का जो तत्व है, संविधान में समान न्याय का तत्व है, इसका उल्लंघन होते हुए दिखाई देता है। इसका असर तो निर्णयों पर होना ही होना है, इसका असर। इसलिए आयोग ने 2013 में, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने 2013 में राष्ट्रपति को रिपोर्ट लिखा, राष्ट्रपति को के रिपोर्ट में लिखते हैं, पिछले 6 दशकों में की गई जो की नियुक्तियां का विश्लेषण करने से पता चलता है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां खास परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है, जो समाज के कुछ समृद्ध उच्च वर्ण से आते हैं, उच्च वर्ग से आते हैं। और आगे लिखते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जहां जो 16/4, 15/4 और 16/4 में जो आरक्षण दिया है, यानी प्रतिनिधित्व दिया है, उसका कार्यपालिका में फॉलो होता है पूरे तरह से, ये नहीं मान सकते, लेकिन कुछ अंश तक होता है, इसको मानना ही पड़ेगा। विधायिका में यह फॉलो होता है क्योंकि वहां आरक्षण होता है, क्योंकि वो अपने पाले हुए लोग भेजना रहता है ना, तो वहां होता है। लेकिन न्यायपालिका भी अपने लोकशाही का तीसरा स्तंभ है, तो उसमें भी होना चाहिए नहीं क्यों ना, होना चाहिए, लेकिन वहां नहीं दिखाई देता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो होता है, तो वो लिखते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका में कार्यरत लोगों के परिवार और उनके परिचितों को उनके पेशे में आते ही उनकी नियुक्ति PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तहत कानून के पदाधिकारी सलाहकार के रूप में क्या करते हैं, वो पद पर नियुक्त करते हैं और उनको फिर बाद में कहां भेजते हैं, तो उनको बाद में हाई कोर्ट में जज बना के भेज देते हैं। इसमें भी ये नहीं कि वो उन्होंने न्यायालय में वकीली की प्रैक्टिस की हो या ना की हो, अगर की हो तो उसको कानून का ज्ञान ज्यादा रहेगा, ना की हो तो कहां रहेगा। यानी वो पदों पर नियुक्त करने के बाद उसको न्यायाधीश भी नियुक्त कर देते हैं, ऐसी पोजीशन है, ऐसी चिंता राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने जताई है। तो यह पोजीशन है, ये बिल्कुल हाईकोर्ट में जो जज नियुक्त होते हैं, तो वो ये जरूरी नहीं होता है कि उन्होंने वकील के रूप में कोई हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, तो यह नियुक्ति होती है। सम्मानित साथियों, किसी भी देश में न्याय की व्यवस्था होती है कि समाज में एक अच्छा आचार हो, अच्छे संस्कार हो, अपराध न पनपे। भारत एक ऐसा देश रहा जहां समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात नहीं थी। 15 अगस्त 47 के पहले इस देश में, या यह कह लीजिए 26 जनवरी 1950 के पहले इस देश में मनु के आधार पर मनु आधारित व्यवस्था थी, जिसके तहत इस देश के बड़े समाज, जिसे हम कमेरा कहते हैं, बहुजन कहते हैं, हर्जक कहते हैं, दलित कहते हैं, दमित कहते हैं, इनको मानवीय अधिकार नहीं थे। जब मानवीय अधिकार की हम बात करते हैं तो उसमें शिक्षा ग्रहण करना, संपत्ति ग्रहण करना, समान न्याय का होना और ऊपर के वस्त्र न पहनना, तमाम चीजें उसमें आती, क्योंकि मन की व्यवस्था के तहत यह समाज गवर्न होता था। हम लोग धार्मिक रहे, हमारे लिए कहा गया मनुस्मृति के सूक्त 11
श्लोक 133-31 में माजारिन कुलो हत्वा चासम मंडूक मेवचा स्वांगो धौलू काकश्च शूद्र हत्या व्रतम चरित, यानी बिल्ली, नेवले, नीलकंठ पंछी, मेंढक, कुत्ते, गो, उल्लू और कौवा की हत्या जैसा जो है हत्या प्रायश्चित होता है, ऐसा ही इस देश के कमेरे बहुजन आर्जक समाज की हत्या का प्रायश्चित का विधान मनुस्मृति के विधान में था। और दूसरी तरफ मनुस्मृति का सूक्त 8 श्लोक 380 कहता है न जातु ब्राह्मण हन्यात सर्व पापे स्वर्ण स्थितम राष्ट्र देनम वही कुर्यात सम प्रधनम छतम। ब्राह्मण द्वारा चाहे कितने भी पाप किए गए हो, राजा को चाहिए उसे कभी प्राणदंड न दे, केवल इतना करे उसका सिर मुड़ा दे और उसे देश से बाहर उसकी संपत्ति सहित उसे समग्र धन भी साथ ले जाने दे। तीनों सूक्त 11 कहता है तीनों लोगों की हत्या करके जिस 30 पापी का अन्न खाकर भी ऋग्वेद का अभ्यास करने वाला पाप का भागी नहीं होता। यह ब्राह्मण की महिमा पुण्य एक जगमान जूड़ा सादर चरण पूजा, क्योंकि भारत कल्चरल रहा, सांस्कृतिक रूप से पनपने वाला समाज रहा। जिस समाज का जैसा चरित्र होता है, जिसका चिंतन होता है, जिसकी सोच होती है, समाज में उसी आधार पर सत्ताएं बनती है, सत्ताएं बदलती है, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो। मित्रों, हम इस जातिवादी स्वरूप की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका असर अगर न्यायपालिका जातिवादी हो गई तो सेवा योजन पर असर पड़ेगा, उस पर हमारी सामाजिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा, हमारे आपराधिक न्याय पर व्यवस्था पर पड़ेगा, हमारे श्रमिक न्याय की व्यवस्था पर असर पड़ेगा। और इस देश में जो लोकतंत्र की आत्मा जिसे चुनाव कहते हैं, या संविधान की आत्मा जिसे प्रियम्बल को कहते हैं, तमाम पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने उस पर उसका असर बड़ी गहराई से पड़ता है। मैं आज आप देख ले, लेबर लॉ देखते चले जाइए, किस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में और जो तमाम अधिकार दिलाए थे, उन अधिकारों की किस तरीके से हत्याएं हो रही है, किस तरीके से उद्योगपतियों के हक में उन जो है लेबर लॉ को समाप्त किया जा रहा है, आप उसको बखूबी समझ करते हैं। पहले जो बैंक के कर्मचारी थे वो टाइम के बाद जो काम करते थे, वर्किंग आवर्स में काम करते थे, तमाम विभागों में काम करते थे, उसका उनको जो है ओवर टाइम मिलता था। आज न्यायिक व्यवस्था जातिवादी हो गई, या सत्ता के इशारे पर काम करती है, या पूंजीपति परस्त हो गई। उस वजह से बाबा साहब ने जो न्याय जो है लेबर लॉ देने का काम किया था, उसको जो है उसने प्रभावित करने का काम किया। आज आप देख लीजिए, 16 दिसंबर 1992 को मंडल आयोग का एक फैसला आया, 9 जजों का फैसला था, और उस फैसले के तहत कहा गया, पीवी नरसिंह राव ने इकोनॉमिक शब्द जोड़ा था, आर्थिक आधार पर 9 जजों के बेंच ने उसमें आर्थिक शब्द नहीं जोड़ा। 7 जनवरी 2019 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री रविशंकर प्रसाद को मात्र 1 घंटा पहले ईडब्ल्यूएस का बिल मिलता है। मित्रों, 9 जजों के बेंच ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रस्ताव को, पंडित नरसिम्हा राव के प्रस्ताव को नकारने का काम किया था, और माननीय बीपी सिंह के जिस प्रस्ताव को जो है क्रीमी लेयर जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम किया था। इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक कहावत है, डिलेड जस्टिस डिनाइड जस्टिस, डिलेड जस्टिस डिनाइड जस्टिस। चाहे जम्मू कश्मीर का मामला रहा हो,
1970 समाप्त करने का, चाहे इधर का जो मामला रहा हो, इधर का मामला AWS का मामला रहा हो, सब पर लटकाने का काम किया जा रहा है। मित्रों, मैं जानता हूं हमारी सीमाएं हैं, अलार्म बज जाएगा, इसके लिए मैं 2-4 उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे साथी ने कहा एक गरीब की मां घर में खाना बना रही थी, उसको फुर्सत नहीं मिला, उसने एक दूसरी सुंदर जाती हुई महिला को टिफिन दे दिया और कहा, बहन हमारे जो है बेटे को जो है, हमारे बेटे को जो है ये टिफिन दोपहर के लंच बॉक्स का दे देना। वो महिला गई और उस महिला ने जो घर से अपने बच्चे का टिफिन लेकर के गई थी, उस टिफिन को तो अपने बच्चे को दिया और उसके बाद जो दूसरा टिफिन था, सारे स्कूल में ढूंढने के बाद उसको कोई बच्चा सुंदर नजर नहीं आया और उसने वो टिफिन दूसरी महिला का उसने भी अपने बच्चे को देने का काम किया। ठीक यही व्यवस्था इस देश के कॉलेजियम सिस्टम की है। कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था के तहत मात्र 10 साल का सरकार जो है सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिशनर होना चाहिए, मात्र 10 साल का जो है उच्च न्यायालय में प्रैक्टिशनर होना चाहिए और मात्र सरकारी वकील 5 साल का जिले के न्यायालय में प्रैक्टिशनर होना चाहिए। आज की स्थितियों में किसी जिले का जो है डीजीसी किन परिस्थितियों में चुना जा रहा है? डीजीसी चाहे क्रिमिनल हो, चाहे सिविल हो, चाहे रेवेन्यू हो और चाहे महाधिवक्ता से लेकर के, और पहले ये पैटर्न था, थोड़ा सा चले जाते थे किसी न किसी अच्छे अगर प्रैक्टिशनर थे चले जाते थे हाई कोर्ट के जज। आज की परिस्थितियां दूसरे टाइप से बदली हैं। आज की परिस्थितियां दूसरे टाइप से इसलिए बदली है कि जो सॉलिसिटर होंगे, एडिशनल महाधिवक्ता होंगे, अपर महाधिवक्ता होंगे, ये लोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज बनते हैं। दूसरी तरफ इनका बैकबोन देखा जाता है, यह देखा जाता है इनका आवाज कितना बड़ा है। दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं और उन तरीकों के बल पर जो लोग चुन करके जाते हैं, वो अपने सरकारों को जो जातिवादी मानसिकता से चुन कर जाते हैं, उनको उपकृत अपने फैसलों के माध्यम से करने का काम करते हैं। अभी हमारे सम्मानित साथी ने बात कही कि चाहे आपराधिक एक तरीके से जो ओबीसी का मामला था, 92 में जो फैसला हुआ कि देश में 27% सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े केंद्र की नौकरियों में सारे राज्यों में लागू होगा। मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में दिखाने के लिए कमलनाथ की सरकार ने 27% आरक्षण लागू करने का काम किया और जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का काम किया और तुरंत स्टे हो गया। उसके बाद तुरंत स्टे हो गया और ईडब्ल्यूएस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले को सुनना भी आवश्यक नहीं समझा। आप आपराधिक क्षेत्र में जब जाते हैं, बड़ी चर्चा होती है कि हम अपने बहराइच के ही एक मामले का जिक्र करना चाहते हैं। बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को मैसी के क्षेत्र में दुर्गा पूजा के विसर्जन के अवसर पर एक जुलूस जा रहा था, धार्मिक जुलूस जा रहा था। तेल लगाओ बाबर का आगे की लाइन में कहना नहीं चाहता। घंटों सरफराज के आवाज के सामने एक हुजूम था राम गोपाल मिश्र के नेतृत्व में और उस जुलूस ने जब घंटों अश्लील नारे लगाने का काम किया, वो समाज के लोग घर छोड़ करके चले गए, लेकिन कुछ युवा साथी घर में बैठे थे, कुछ युवा साथी घर के अंदर बैठे थे और घर के छत पर भी जब वो चढ़ गए, उनका जो धार्मिक ध्वज इस्लाम समाज का था उसको उतार करके और जब छत के अंदर उतर गए और बहन बेटियों के साथ भी थोड़ी सी बदतमीजी, तो कहते हैं राइट टू डिफेंस, चूंकि कानून के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, राइट टू डिफेंस होता था, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति ने गोली चलाने का कर जो है राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी। हत्या अपराध है और यह देखा जाता है राइट टू डिफेंस के तहत कि कहीं उसकी सीमा का तो उसने अतिक्रमण नहीं किया, लेकिन
इस देश की जातिवादी न्यायपालिका क्या करती है। 13 अक्टूबर 2024 की जो हत्या हुई, अफवाह बड़े पैमाने पर उतरा कि रामगोपाल मिश्र के जो है नाखून को जलाया गया है, उसको करंट लगाया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में करंट लगाए गए हैं। 16 अक्टूबर 2024 को पुलिस का आता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर कि ऐसा कुछ नहीं है, सरफराज उसको जो है केवल गोली लगी है, केवल गोली से उसकी जान गई है। पवन कुमार शर्मा जो एडिशनल सेशन जज थे, जिनके यहाँ ट्रायल चला, बड़ी खोबी लूटी कि 13 महीने के अंदर जजमेंट देने का काम किया। और उस जजमेंट में मनुस्मृति को कोट करते हुए कि राजा का कर्तव्य है कि दंड से ही जो है अपराध रोकते हैं, उस दंड को जो है, और ये कह करके चूंकि फांसी की सजा रेयरेस्ट होती है, फांसी की सजा में पूरी ब्रुटलिटी होती है, और अगर रेयरेस्ट केस होता है तब फांसी दी जाती है, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। जिन चीजों का पुलिस ने खंडन किया था, जिन चीजों का चिकित्सा अधिकारियों ने, सीएमओ ने खंडन करने का काम किया था, उसी आधार पर सरफराज को जातिवादी मानसिकता से पंडित पवन कुमार शर्मा ने जो है उनको सरफराज को फांसी की सजा और 10 लोगों को आजीवन कारावास और 3 लोगों को मुक्त करने का काम किया गया। और सारे मसले, क्योंकि जिन तथ्यों का खंडन हुआ था, उन तथ्यों के आधार पर मनुस्मृति का उद्धृत करते हुए, मनुस्मृति के जो है श्लोक को उद्धृत करने हुए उन्होंने फैसला लेने का काम किया। क्योंकि विषय ही इतना गूढ़ है कि न्यायपालिका पर जो सामाजिक जातिगत व्यवस्था है उसका दुष्प्रभाव। देखिए, मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जान रहा हूं कि बोझिल हैं, बहुत हल्की हल्की बातों से आपका थोड़ा सा अपना मंतव्य रखूंगा। जैसे कि आप सब विदित हैं कि भारत का संविधान लागू होने के पश्चात सबसे पहले भारतीय संविधान की देन है कि हम सबको, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक होने का बोध कराया। उससे पहले आप मनुष्य हो सकते थे, लेकिन इस देश के नागरिक होने का बोध सबसे पहले भारतीय संविधान ने लागू होने के उपरांत दिया। और नागरिक होने का बोध यदि आपको कराया है, उसी के साथ साथ उस संविधान ने जो नागरिकों को, भारत के प्रत्येक नागरिक को जो मौलिक अधिकार दिए हैं, वो अधिकार भी आपको दिए गए हैं। वो मुझे बताने की अवस्था नहीं है, कुल 6 अधिकार हैं अनुच्छेद 14 से 32 के अंतर्गत, ये सब आप लोग जानते हैं। तीसरी अहम बात जो दी है वो ये दिया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक इन 6 अधिकारों को प्राप्त करने के साथ साथ अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए 10 कर्तव्यों का भी पालन करेगा। ये 3 भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, जो सबसे बड़ी देन है। और भारतीय संविधान ने लोकतंत्र व्यवस्था में 4 पिलर दिए, जैसे कि आप सब जानते हैं। कार्यपालिका है, विधायिका है, आपका न्यायपालिका है, और चौथा आपका मीडिया है। जहां तक न्यायपालिका और मीडिया की बात आती है, संविधान की भावना ये कहती है कि भारत का मीडिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। इसी के इक्वल में न्यायपालिका का भी जो प्राविधान है वो भी इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल किया गया है कि वो भी इस देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करे। लेकिन अब जो विषय रखा गया है कि किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था का दुष्प्रभाव खाली न्यायपालिका पर नहीं, आपको हर क्षेत्र में दिखेगा।
कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा जब तक ये बीमारी समाज में विद्यमान है। ये आपको हर स्तर पर दिखाई देगा। संविधान ने बहुत सारे संवैधानिक उपचार इस व्यवस्था के खिलाफ किए हैं, लेकिन संवैधानिक उपचारों के बाद भी समाज में व्यवहारिक तौर पर इसमें बदलाव नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। साथियों, किसी भी देश में जाति या मानव विकास सभ्यता की एक सामान्य प्रक्रिया है। इसको कोई झुठला नहीं सकता, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। लेकिन जिस समाज में मनुष्य के द्वारा आवश्यकता अनुसार कार्य किए जाने से संबंधित हो, यहां तक जाति जो है, जाति एक सामान्य प्रक्रिया होती है। जैसे अब बहुत सारे बदलाव में हैं, अभी हम मंच से भी बोलते हैं, एडवोकेट साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब और भी बोलते हैं। तो ये क्या है? ये एक जाति समूह है, क्योंकि उनका व्यवसाय ऐसा है, तो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब इस जाति की सामान्य प्रक्रिया को नियमित कर दें, नियमन कर दें, तब जो है ये प्रथा बन जाती है। और जब इस प्रथा को धार्मिक जामा पहना दें तो यह अभिशाप बन जाता है। तो इस देश में पिछले 5-6 हजार सालों से यही हुआ। सनई सनई जाति सभ्यता का विकास जैसे जैसे आगे बढ़ा, अंतिम स्वरूप उसको धार्मिक जामा पहना दिया और यह अभिशाप बनकर रह गई। हजारों महापुरुषों के द्वारा इसके विरुद्ध बहुत कार्य किया गया, बहुत संघर्ष किया गया है, लेकिन जाति है कि जाने का नाम नहीं ले रही। बाबा साहब ने भी कास्ट एनालिसिस ऑफ कास्ट में भी इसका रास्ता बताया है। अब इस जाति की उत्पत्ति को देखिए। देखिए, मैं बता रहा हूं कि मैं इस पर प्रभाव नहीं बता रहा हूं कि आपको न्यायपालिका पर क्या प्रभाव डाल रहा, मैं तो कह रहा हूं हर क्षेत्र में प्रभाव डाल रहा है। आज क्लास 1 अधिकारी भी इस जाति व्यवस्था से अपने पद पर जिस कार्यालय में कार्य कर रहा है वह अछूता नहीं है इसके दुष्प्रभाव से। मैं भी क्लास 1 अधिकारी रिटायर हुआ हूं, मैं जानता हूं इस बात को। तो ऐसा कोई जगह बता दीजिए जहां जाति व्यवस्था का दुष्प्रभाव रहा होगा, निश्चित होगा। कब तक होगा? जब तक ये व्यवस्था समाज में बनी रहेगी। बाम से 1978 से लेकर आज तक ये सामाजिक परिवर्तन की जो बात करता है, ये अभी लोगों को ठीक से पल्ले पड़ नहीं पाई। इसका एक ही हल है, सामाजिक परिवर्तन। अब सामाजिक परिवर्तन को या तो वामसेव वाले ठीक से समाज के बीच में लेके नहीं गए, या लोग नहीं समझ पाए। दो ही कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो सामाजिक परिवर्तन दिखना चाहिए, जो होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और आज भी हम वो दंश झेल रहे हैं इस जाति व्यवस्था के कुप्रभाव को, दुष्प्रभाव को। जाति प्रथा का जो आधार स्तंभ है भारत में, वो है वर्ण व्यवस्था। अब कुछ लोग जाति प्रथा का विरोध करते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं करते। भारतीय संविधान में जाति उन्मूलन के लिए स्पष्टता कानून बना, SC/ST बना, लेकिन अभी तक अनुच्छेद 13 के प्रावधान के अनुसार किसी भी सरकार ने आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया कि इस देश में वर्ण व्यवस्था एक अपराध है। क्योंकि जड़ तो है वर्ण व्यवस्था। हम काम कहां कर रहे हैं? जाति व्यवस्था पर। काम हमको वर्ण व्यवस्था पर भी करना पड़ेगा, उसकी जड़ पर व्यवस्था काम करना पड़ेगा, चोट वहां मारनी पड़ेगी। और वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? जितने भी आपके वेद शास्त्र हैं या तथाकथित कहे जाने वाले जितने धार्मिक शास्त्र हैं,
वो जड़ है वो। जब तक उन धार्मिक शास्त्रों को भी आप अवैध रूप से, संवैधानिक रूप से घोषित नहीं करेंगे, शून्य घोषित कर दिया है संविधान ने। संविधान लागू होने से पूर्व इस तरह की विधियों के जो शास्त्र हैं उनको शून्य घोषित किया है, अपराध घोषित नहीं किया। व्यवहार में क्या अपराध घोषित नहीं किया। इंसाफ संगठन ने, जिसको मैं लीड कर रहा हूं, बहुत रिसर्च के बाद यह पाया कि इस जाति व्यवस्था को इस देश से यदि समूल रूप से उखाड़ना है तो वर्ण व्यवस्था को उखाड़ना पड़ेगा। तो इस विषय पर वर्ण व्यवस्था ऑब्लिक जाति व्यवस्था एक अपराध माना जाए और इसके लिए दंड विधान का कानून बनाया जाए। ये इंसाफ ने एक मुहिम चलाई है और कोई भी ऐसी मुहिम एक दो दिन में नहीं, अब कह रहा हजारों सालों से संघर्ष है। संघर्ष ये निरंतर करना पड़ेगा। जितनी तेजी के साथ आप करेंगे उतनी जल्दी इसका प्रभाव आपको दिखना पड़ेगा समाज में। एक दूसरी बात मैं कहना यह चाहता हूं कि आज की तारीख में जितने भी सोशल संगठन इस देश में काम कर रहे हैं, वामसेप के अन्य भी सोशल संगठन बहुजनों के, चाहे उनका सेमिनार हो, संगोष्ठी हो, कैडर कैंप हो, वो ज्यादातर शहरों के इर्द गिर्द है। आप जिस जिस गांव से बिलोंग करें उस गांव में जाके वामसेप की बात करना, कोई एक आदमी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। वो तैयार इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने गांव में जाके कोई काम वामसेप का किया ही नहीं। किसी भी सोशल संगठन ने इस सामाजिक परिवर्तन के बारे में कोई काम वहां किया ही नहीं। अब इन चीजों से यह भी आवश्यक है, लेकिन इससे ज्यादा आवश्यक यह है कि जितने भी कार्यक्रम इसके अलावा राष्ट्रीय अधिवेशन के लगे, चाहे वो वामसेप लगाए, चाहे वो इंसाफ लगाए, चाहे वो अन्य सोशल संगठन लगाए, गांव में लगाएं आप। साथियों, जिस व्यवस्था से लड़ रहे थे 2500 साल पहले, ऐसे जग विख्यात दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट तथागत बुद्ध जो व्यवस्था से लड़ रहे थे, मनुवादी व्यवस्था से लड़े थे, आज भी वही व्यवस्था से हम लोग लड़ रहे हैं। उनको मैं पंचांग प्रणाम करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करके लोगों को जगाया। सत्य क्या है, रियलिटी क्या है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या है, ब्राह्मणिज्म क्या है, ये लोगों को बताया, जगाया। जब उसको जगा रहा था तो उसके माँ पिताजी ने उनको निकाल भी दिए थे। उनको भी मैं त्रिवार वंदन करता हूं। विश्वभूषण, भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, जिन्होंने संविधान निर्माण किया और जिसकी वजह से हम लोग आज खुले मंच से, खुले दिल से बात कर रहे, प्रचार प्रसार जो हम ले रहे हैं, जो बाबा साहब की संविधान की देन है, उनको भी मैं वंदन करता हूं। लेकिन न्यायपालिका जाति विरोधी व्यवस्था की, न्यायपालिका ने जातिवादी व्यवस्था को उखाड़कर फेंकना चाहिए। किसने? न्यायपालिका ने। लेकिन हो रहा क्या? जातिवादी व्यवस्था न्यायपालिका के ऊपर हावी हो रहा, न्यायपालिका के ऊपर हावी हो रहा। ये उल्टा हो रहा ना, जबकि न्यायपालिका न्याय देने के लिए है जनता को। जो सच्चाई है, जो झूठ है, जो करप्ट है, क्या सही है क्या झूठ है, वो ईमानदारी से न्याय देने के लिए है। लेकिन हो रहा क्या? जातिवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था न्यायपालिका के ऊपर हावी हो रहा, उल्टा। जैसे जली साहब बताते हैं मन की बात, मन माइंड में तो मालूम है ये खाने से ये होता है, ये पीने से वो होता है,
ऐसा व्यवहार करने से ऐसा होता है, ऐसा बर्ताव करने से ऐसी होता है, ये सजा मिलती है, वो सजा, ये सब चीजें पता है, इंफॉर्मेशन है आपको इसके बारे में, फिर भी आपका मन वो इंफॉर्मेशन को हावी हो रहा, जबकि इंफॉर्मेशन ने मन को दबाना चाहिए, लेकिन मन ये इंफॉर्मेशन हावी हो रहा। ऐसे ही न्यायपालिका ने ये जो जातीयवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, जिस प्रकार उसके ऊपर हावी हो रहा, जबकि न्यायपालिका ने उसको हावी होना चाहिए ना। किस लिए बनाए न्यायपालिका? किस लिए आप ऊपर बैठे हो काला कोट पहनकर, तराजू लेकर किस लिए बैठे हो? क्या हमें वो न्याय दे रही? न्याय देने वाली भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, जो हमारे केसेस रहते, जो हमारे कुछ बंधु जेल में भी रहते हैं, कुछ उसके ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं, उसके पास तो जो सर्वसामान्य आदमी है उसके पास पैसा तो रहता नहीं है। जो हमारे एडवोकेट रहते हैं छोटे मोटे, उसको वो कर लेता, भाई आप मेरे केस को हैंडल कर लेना। लेकिन जो आदमी उसके ऊपर बलात्कार करता है, वो या दंड दे, ये मर्डर करता है, उसने किया है, उसका मर्डर किया है, उसके ऊपर रेप किया है, लेडीज के ऊपर रेप किया है, वो भी कोर्ट में गई है, उसका भी वकील है, लेकिन पैसे के अभाव से उसका जो एडवोकेट है कमजोर है। जो करने वाला है, वो जो एडवोकेट है अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा है, तो वो ज्यादा पैसा देकर उसको खड़ा करेगा, वो झूठे को सही साबित करेगा। जबकि उसने किया है तो ही बोलेगा इसने नहीं किया है। किसके दम पर? पैसे के दम पर। ऐसे बहुत कम है ऐसे रिजल्ट आता है कि जो गरीब लोगों को रिजल्ट मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहती है जजों के सामने, ऐसे कई हजारों लोग हैं जहां 30 साल से 20 साल से 40 साल जेल काट रहे, उसको और कोई आरोप नहीं ज्यादा, दारू पिया होगा थोड़ा, किसी को गाली दिया होगा, छोटे मोटे आरोप रहते हैं, वो जेल में सड़ रहे हैं, इसको कोई छोड़ने वाला नहीं, उसको कोई माँ बाप नहीं है, बूढ़े हो रहे, मर रहे वहां पर। लेकिन जो रेप करके जा रहा, जो देश को लूट के जा रहा, जो समाज को लूट के जा रहा, वो आदमी 2 महीने में 15 दिन में छूट के बाहर आ रहा, और समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा, जेल में रहकर चुनाव लड़ रहा, वो जीत के भी आ रहा, सहिंसा बन रहा। ये क्या दर्शाता है? क्या सही में न्याय मिल रहा है? न्याय नहीं मिल रहा, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं, और कल भी नहीं मिलेगा, मिलने वाला नहीं है। आज का जो विषय है उसके बारे में मैं थोड़ी सी, मेरी जो जानकारी है और जो वास्तव है उतना ही रखूंगा, कोई अनुच्छेद और उसकी गहराइयों में जाने की आवश्यकता नहीं। हम सब पढ़े लिखे हैं, हमको हर चीज का ज्ञान है। भारतीय न्यायपालिका को प्रभावित करती जातिवादी सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये भारत की धरोहर बन चुकी है और आने वाले दिनों में ये और ज्यादा गहरी होती जाएगी। इसके पहले हमारे दोनों महानुभावों ने अपने वक्तव्य में जो जिक्र किया है वो बहुत लाजमी है। आदरणीय जस्टिस गवई साहब, उनके ऊपर किसी व्यक्ति ने, व्यक्ति कहने के बजाय वो प्रवृत्ति ने
जो जूता फेंका, मान के चलो कि वो व्यक्ति अगर एक उच्च परिवार का होता तो शायद वैसा नहीं होता। जो विरोध बाबा साहब को हुआ, महात्मा फुले जी को ही हुआ, उसी विचारों के चलते अगर आर.एस. गवई साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं और कहीं एक छोटी सी बात वो कहते हैं और एक सामान्य व्यक्ति जिसको कानून का कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति अगर इतना बड़ा धाड़स करता है, हिम्मत करता है, तो वो व्यक्ति नहीं है, वो प्रवृत्ति है। और ये इसके पहले भी हुआ है, गवई साहब के साथ में भी हुआ, आने वाले दिनों में और लोगों के साथ में होगा। लेकिन गवई साहब ने एक अच्छी बात की, अपने बहुत कम समय के कार्यकाल में कुछ ओबीसी प्रवर्ग के लोगों को, एससी प्रवर्ग के लोगों को उन्होंने न्याय देने की कोशिश की, अच्छे पदों पे उनकी अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की। हमको मालूम है कि यहाँ जुडिशियरी में जो सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम है, या फिर अभी जिस प्रकार से इनडायरेक्टली बैकडोर से लोगों को बड़े बड़े पदों पे लाने की कोशिश हो रही है, तो हर कोई चाहता है कि भाई मैं जिस विचारों से सत्ता में आया हूं, मैं पहले अपने लोगों को न्याय दूं। और यह तभी संभव है हमारे लोगों को न्याय मिलना जब तक हम बड़े ओहदों पे, बड़े चेयर पे नहीं जाएंगे, खासकर सत्ता के चेयर पे हम नहीं जाएंगे। वही तो बाबा साहब ने कहा था ना, वही तो महात्मा फुले जी ने कहा था, वही तो शाहू महाराज जी ने कहा था कि जब तक हमारे हाथ में वो सत्ता की चाबी नहीं आती और अच्छे विचारों के लोग वहां पे नहीं जाते, चाहे फिर वो जहां कानून बनते हैं वो सदन हो या हमारी कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, तो यहां पे हमारे लोग जाएंगे कैसे? क्या इस दिशा में हमारे संगोष्ठी में कभी चर्चा हुई है? आज के हालत में महाराष्ट्र में स्थानिक इकाइयों के इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं, 2 दिन के बाद में पर्चा भरने का आखिरी दिन है। एक प्रयोग यहां पे छोटे से गांव में हुआ है, अभी भी आसार बदल सकते हैं। सभी को कुछ हमारे हाथों से निकल गया, यह कहना गलत है। जिस सरकार की, जिस विचारों की सरकार केंद्र में और महाराष्ट्र में है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार बनी है, वहां ना तो हाईकोर्ट ने ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक लगाने की कोशिश की, क्योंकि उनको जातीयवाद को और बढ़ावा देना है। उनको नहीं लगता कि भी कोई दूसरा ओबीसी का बंदा या एससी एसटी का बंदा हमारे उस कुर्सी पे आए और हमारे खिलाफ कोई न्याय दे। उनको बाबा साहब के विचारों का बंदा, फुले शाह आंबेडकर के विचारों का बंदा बड़े चेहरे पे, बड़े ओहदों पे नहीं चाहिए। बाबा साहब ने यह संविधान लिखा है, इसलिए उनका विरोध है। अभी तो दिन दहाड़े कहा जा रहा है कि भाई बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, वो राव जी ने लिखा, BN राव ने लिखा। कितनी हिम्मत है ये अगर कोई उच्च परिवार का व्यक्ति अगर संविधान बनाता, वो सर पे लेके चलते। तो ये भारत की जो वास्तविकता है, ये हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस सभा में मंच पर बैठे वक्तागण और पंडाल में बैठे श्रोतागण, डिस्कशन बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि हमारे अपने कार्यक्रम भी होते हैं, गाड़ियां भी चलती हैं, वो भी ट्रेन भी अपने हिसाब से चलती है। तो इसलिए जो प्रोग्राम हम बनाते हैं, उस प्रोग्राम के हिसाब से अगर चलते रहें तो वेस्टेज कम होती है। लेकिन अगर हम प्रोग्राम ही बदलते रहें तो फिर हम जो एंड रिजल्ट है, मंजिल है, वहाँ पहुँच नहीं सकेंगे
और उससे दाएं बाएं ही रह जाएंगे। इसलिए मैं, आपको मालूम ही है, कोई ज़्यादा भाषणबाजी नहीं देता, 2-4 बातें काम की ही करता हूं। एक जख्म होता है, एक रस्म होती है। क्योंकि जख्म को ठीक करना रस्म को ठीक करने की तरह होता है। जख्म जो है वो 80% दवाई से खत्म होता है, लेकिन 20% दुआ से खत्म होता है। इस हकीकत को हमने समझना है। लेकिन ऐसा ही जो रस्म है वो 80% सामाजिक चेतना से बदलती है। जो हमारी रस्में रीत रिवाज हैं उसको बदलना है, ठीक करना है, तो 80% रस्में जो है वो सामाजिक चेतना से ठीक होती हैं और 20% जो है वो रुतबे और ओहदे से ठीक होती है। इसलिए ये जो बेसिक चीजें हैं अगर हमने ठीक करनी है तो हमें बेसिक चीजों को समझना है, क्योंकि जो सुरक्षा है, सेफ्टी है, वो जीवन में सम्मान और कल्याण की ढाल होती है। क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं 2 चीजें हमारे पास होती हैं, एक ढाल होती है, एक तलवार होती है। तलवार ने अपना काम करना है, ढाल ने अपना काम करना है। लेकिन अगर जंग जीतनी है तो ढाल और तलवार दोनों को अपना काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम दूसरे पर वार करना है तो तलवार ने करना है, अगर दूसरा हमारे पर वार रोकता है, करता है, उसको रोकना है, तो वो तलवार ने नहीं रोकना, वो ढाल ने रोकना है। इसलिए सफलता अगर लेनी है तो तलवार चलानी आनी चाहिए और साथ में ढाल का इस्तेमाल करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, विषय महत्वपूर्ण है। भारतीय न्यायपालिका को प्रभावित करती जातिवादी सामाजिक व्यवस्था, ये इसलिए भी अभी रखा गया, मेरे से पहले हमारे करमनकार साहब ने पूरा जस्टिस किया इस सब्जेक्ट के साथ, फिर पटेल साहब ने भी उसको जस्टिस किया, बाकी बचा हुआ हमारे वक्ताओं ने इसके ऊपर बखूबी अपने विचार रखे। लेकिन साथियों, न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका की स्थापना कैसे हुई और कब हुई ये जानना, फिर हम उसके बीच में आएंगे। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जीक्यूटिव के लिए गवर्नर जनरल काम करते थे, तो उन्होंने 1777 में कोलकाता में, जो कलकत्ता है, उसमें उस समय का तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों से पहले जो मनुस्मृति है उसी के अनुसार
देश का संचालन होता था, वही देश की, चाहे भले ही अलग अलग राजा होते थे, जो बाई लॉज है वो मनुस्मृति के अनुसार ही काम करते थे। जो भी न्याय देना है, और न्याय का नाम ही नहीं था कहीं, राजा का हुक्म होता था। चाहे किसी ने मूली उखाड़ी किसी के खेत से, अगर राजा के मुंह से निकल गया इसको फांसी, तो उसको फांसी। और वो जो मंत्री था वो सारी भूमिका तैयार करता था, और वो ब्राह्मण होता था। एक किताब, एक महाराजा किताब, पंजाब में एक दीवान सिंह थे, जर्मनी दास, जो राजा के यहां दीवान थे, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी जुडिशरी को लेकर के, सारा राजा जो होते थे उनका क्या कार्यकलाप हुआ करता था, और उनके जो मंत्री थे वो ब्राह्मण होते थे। वो सारा मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं बता रहा था कि 1773 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता ने उसे फांसी की सजा दे दी, तो इस देश में हंगामा हो गया। क्योंकि मनुस्मृति में ब्राह्मण को, जैसे अभी अर्जुन सिंह पटेल जी ने भी बताया आपको, कि ब्राह्मण कितना भी बड़ा क्राइम कर दे, अपराध कर दे, उसे फांसी की सजा का प्रोविजन नहीं है। उस समय का जो दौर था, आप सोच सकते हैं, मैं आऊंगा उसके ऊपर, तो पूरे भारत में ब्राह्मणों ने हंगामा खड़ा कर दिया, और उसकी आवाज इंग्लैंड तक पहुंचा दी कि ब्राह्मण को फांसी की सजा। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है, भूचाल आ जाएगा। लेकिन अंग्रेज इन चीजों से नहीं, लेकिन अंग्रेजों ने यहां का जो प्रेशर था उसके बाद एनालाइज किया कि हमारे लिए एक विधि की जरूरत है, विधि आयोग बनना चाहिए। और कोई मैटर अगर आता तो उसके लिए विधान परिषद की जरूरत है। यहां केवल एजुकेटिव हेड था, गवर्नर जनरल, जो एजुकेटिव हेड के तौर पर काम करता था, कार्यपालिका के तौर पर। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो मैटर आते एजुकेटिव क्लास के, वो उसने देखने थे। 1833 में यहां पर चार्टेड एक्ट बना, पहला चार्टेड एक्ट बना। वहां से इस देश में लोकतंत्र की स्टार्टिंग भी होती है, वहीं से न्यायपालिका का सिस्टम कैसे बनना है, कानून जाएगा। 1853 में चार्टेड एक्ट बना, उसके बाद 1834 में लॉर्ड मैकाले को जिम्मेदारी दी गई। 1853 में उसके आधार पर दूसरा चार्टेड एक्ट बना। 1861 में जाकर के आईपीसी आई। साथियों, ये हमें समझना है, इंडियन पेनल कोड, जिसके आधार पर न्यायपालिका में किसी ने क्राइम किया तो उसको क्या सजा मिलेगी, उसके साथ सीआरपीसी चलेगी। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक हिस्ट्री। उससे पहले अंग्रेजों ने कहा कि ये बीपीसी काम करती थी, ब्राह्मण पेनल कोड। अभी मौजूदा सरकार ने आईपीसी को फिर से बीपीसी कर दिया है, और उसका नाम रखा है ब्राह्मण पेनल कोड नहीं है, उसको भारत या पेनल कोड कह सकते हैं, भारतीय पेनल कोड, बीपीसी। इंग्लिश में उसको बीपीसी कहते हैं। नाम बड़े अच्छे रखते हैं, वो बड़े शोध करके रखते हैं नाम। अभी पता नहीं कौन मनरेगा को लगा के क्या श्री राम श्री राम श्री राम जोड़ दिया, बना दिया उसने। लेकिन बात यह है कि जो इंडिया में न्यायपालिका है वो अकेली नहीं है। अभी हमारे साथी बात कर रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन कास्ट में कहा कि भारत में जो जज है
मजिस्ट्रेट है उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी यहां नंगे साधु की वैल्यू है। उसके मुंह की कही हुई बात लोगों के लिए कानून बन जाती है और मजिस्ट्रेट अपना जो डिसीजन देता उसको लोग नहीं मानते। और ये सोशल डेमोक्रेसी को लेकर भी बाबा साहब ने कहा कि सोशल डेमोक्रेसी अगर नहीं आती तब तक इस देश में जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जिसके 3 पिलर हैं, लेजिस्लेचर, एजुकेटिव और तीसरा जुडिशरी, चौथा तो जबरदस्ती हमारे सामने थोप दिया गया कि मीडिया चौथा पिलर है। चौथा पिलर नहीं है कहीं पे भी। तो बाबा साहब ने कहा कि जो सरकार है वो तभी अच्छे रिजल्ट दे सकती है जब समाज में सोशल डेमोक्रेसी होगी। समाज की संरचना अगर प्रजातांत्रिक तरीके से की गई है, अगर समाज के अंदर इक्वलिटी की बेस और सोशल सिस्टम काम करता है, तभी हम देश में सोशल डेमोक्रेसी के आधार पर जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उससे हम अच्छे रिजल्ट की कामना कर सकते हैं। अगर समाज की संरचना चतुर्बड़ी व्यवस्था जो सीढ़ीदार बनी हुई है, अगर इसके ऊपर हम कोई भी बिल्डिंग बना देते हैं वो बिना चटके नहीं रहेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी के जितने भी ऑर्गन हैं उनमें काम करने वाले लोग अगर मनवादी व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं तो फिर वहां पर बैठे लोग भी उसी मानसिकता के अनुसार सोचेंगे, उसी मानसिकता के अनुसार जिस भी पोजीशन पर बैठे हैं वो अपने निर्णय डिसीजन लेंगे। इसीलिए जुडिशरी की बात करें या एजुकेटिव क्लास की बात करें, जातिवादी मानसिकता हर जगह, क्योंकि समाज के अंदर है, सोसाइटी में है, और जो जज बैठा है या कोई चीफ जस्टिस बैठा है या कोई चीफ सेक्रेटरी बैठा है या किसी भी और पोस्ट पर बैठा है, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसका लालन पालन जो हुआ है वो जातिवादी मानसिकता की सामाजिक व्यवस्था में हो। लेकिन साथियों, सरदार जी ने कहा पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि क्रांति हमेशा अनकंफर्टेबल जोन में होती है। कंफर्टेबल जोन में कभी क्रांति नहीं होती। देश में जब अनकंफर्टेबल जोन पैदा होगा, हमने देखा पिछले 10-11 साल में जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि इस देश का SC ST OBC की जितनी भी 6000 जातियां हैं, अगर आप ST को छोड़ देंगे 500-600 जातियों को, तो लगभग 5000 जातियों में आज चाहे वो OBC की है चाहे SC की है, हर जाति में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की विचारधारा को एक्सेप्ट करने वाले लोग पैदा हो गए हैं, उनमें कार्यकर्ता पैदा हो गए हैं। क्योंकि इन 11 साल में जो ह्यूमिलेशन हुआ है उनका, उन्हें अपने स्वाभाविक दोस्त और स्वाभाविक दुश्मन की पहचान हुई है। और ये जो डर है वो डर हमें इसको एहसास करना है कि तुम्हारे अपोनेंट को जो डर है उन डर को दिखा करके वो अपना डर नहीं दिखा रहे, वो हमें दूसरा डर दिखा रहे हैं, धार्मिक कट्टरता का। क्योंकि इस देश में माइनॉरिटी को, मैं पढ़ रहा था, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले 1891 में जब उनकी 90 में
जब निर्माण को प्राप्त हो गए तो पहली बार इस देश में माइनॉरिटी के ऊपर एट्रोसिटी हुई, पहली बार 1893 में। ये जब भी SC ST OBC का ध्यान भटकाना होता है तो हमारे सामने माइनॉरिटी को चारे के तौर पर यूज करते हैं। सारी रिश्तेदारियां हैं, जितने भी सवर्ण हैं, चाहे वो क्रिश्चियन में है, चाहे सवर्ण वो मुस्लिम में है, चाहे सवर्ण वो ईसाई उसमें किसी और रिलीजन में है, सारे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और सभी एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। जो SC ST OBC के कन्वर्ट मुस्लिम हैं उनका ही शिकार बनाया जाता है। इसीलिए साथियों, पॉजिटिव बात यह है कि आज हम जो देखते हैं बहुत सारे OBC की कास्ट जो पिछले 20 साल पहले जो इतना चेंज नहीं था, पिछले 10 साल में आया है, और जो पिछले 10 साल में चेंज नहीं आया वो पिछले 5 साल में आया है। और अभी आप देखें 29 तक आपके सामने बहुत बड़ी एक फौज तैयार होगी जो फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी के लिए तैयार होगी साथियों।